नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th के अभिव्यक्ति एंड माध्यम का जो आपके हिंदी का बुक है उसका जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं उसको आज हम करेंगे। यहाँ पे जो मेनली 20 क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट मैंने रखा है, ठीक है। तो आपको क्या है, इससे डिटेलिंग पता चल जाएगी। आपको पता है एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको मैं ये अच्छी तरीके से क्लियर करवाने का प्रयास करूंगी ताकि अगर कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन आए तो वहां आपको माइंड यूज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि किसका आंसर कहाँ आने वाला है, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो बन सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी तो सीबीएसई वाले जाने कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही में जो टॉपिक्स है उसको भी क्लियर कर लेंगे। कुछ कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पता होगा, हम उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपके जितने चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में उसको हम करने वाले हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संचार क्या है, ठीक है। बौद्धिक संचार के बारे में बताइए एवं सफल संचार क्या होता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, मैंने ये जो लिया है अलग अलग ले लिया है। बाकी अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहे यहाँ पे मैंने एक साथ बना दिया है, अलग अलग भी 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फर्स्ट यह संचार क्या है। हम संचार की बात कर ले तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, 2 व्यक्ति आवश्यक होते हैं, ठीक है। जब 2 जने होंगे एक दूसरे के सामने उसके बाद ही संचार हो पाएगा ना। दोनों, एक जो बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है, बातचीत एक दूसरे तक पहुंच रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे। वहीं बौद्धिक संचार की बात कर ले तो मानव क्या है, बौद्धिक संचार का जो यूज है करता है, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही में हम संचार क्या होता है, मतलब क्या है, सफल संचार क्या होता है इसकी बात कर ले तो सफल संचार हमारा क्या होता है, जब 2 व्यक्ति आपस में क्या है संचार कर रहे हैं तो जो बोलने वाला व्यक्ति है और जो सुनने वाला व्यक्ति है दोनों क्या है अच्छी तरीके से अपनी बातों को समझ रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष रख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सफल संचार बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आपसे सीधे सीधे संचार क्या है पूछ लिया। संचार में ज्यादा तो हम चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन में। संचार को परिभाषित कीजिए, संचार की परिभाषा लिखिए, संचार का अर्थ बताइए, संचार क्या है, इस तरीके से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आपको क्लियर करवा सकती हूँ अच्छी तरीके से जो जो उसमें पॉइंट्स आने वाले होंगे या जो टॉपिक्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो संचार क्या है और बौद्धिक संचार के बारे में और सफल संचार के बारे में। तो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, हमारा संचार कहलाता है, ठीक है। बिलवेर जो श्रम है, इन्होंने क्या बोला है, ये प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, क्या नाम है इनका, विल्बेर श्रम, ठीक है। इनके अनुसार संचार क्या है, अनुभवों की साझेदारी है, मतलब जो हमारे अनुभव है, जो हमने सीखा है उन सब की साझेदारी, उसको हम लोगों के समक्ष रख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उसकी साझेदारी क्या है, संचार है। वैसे संचार की नॉर्मल परिभाषा क्या है कि हम सूचनाओं को, विचारों को, बातों को दूसरों के समक्ष रख रहे हैं, उसको हम संचार कहते हैं। आपको नाम पूछ के बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनके अनुसार, जो हमारे बिलबेर श्रम है, इनके अनुसार संचार क्या है, तो क्या है, अनुभवों की साझेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट, संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब संचार क्या है, हम संचार की बात कर ले तो हम क्या है, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ तो एक तरीके से क्या है, संचार ही हो रहा है। मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, तो एक तरीके से क्या है, ये भी संचार हो जाएगा। तो संचार क्या है, जीवन में चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा संचार जो है वो होता रहता है। सभी जीव संचार करते हैं परंतु मनुष्य भौतिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार है वो करता है। मतलब यहाँ पे बता रखा है कि जो मनुष्य है उनकी बुद्धि जो है, वो बौद्धिक जो उनकी स्थिति है, बुद्धि है, उसके हिसाब से क्या है, जो मनुष्य है सबसे अच्छा जो संचार है वो करता है, ठीक है। सबसे अच्छा माध्यम संचार का क्या है, मनुष्य करते हैं। नेक्स्ट, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा सफलता पूर्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है,
ठीक है, सफलतापूर्व जब मैं अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख रही हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ, विचारों को, मतों को दूसरों के समक्ष रख रही हूँ, अगर वो विचार अच्छी तरीके से सफलतापूर्व सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सफल संचार हुआ। ठीक है, अगर नहीं जाता है, समझ में नहीं आता, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी को कुछ बात कह रही हूँ, यहाँ पे हिंदी समझने वाले लोग हैं, मैं अलग भाषा में उनको समझाने का प्रयास करती हूँ, तो क्या वो संचार सफल हो पाएगा? वो तो पूरे टाइम यही सोचता रहेगा आखिर ये बड़बड़ा क्या रही है, और मैं यहाँ ये सोच के बैठूंगी हाँ मेरे मन में जो बातें थी मैंने वो बोल दी। लेकिन क्या है, ये एक सफल संचार नहीं होगा, क्योंकि जब बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है, या अपनी बातों को रखने वाला व्यक्ति सही से नहीं समझा पा रहा है, तो उसको क्या है, हम सफल संचार नहीं कहेंगे। ठीक है, बाकी हम जब अपने विचारों को, मतों को दूसरों के समक्ष रख रहे हैं, सफलतापूर्वक रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सफल संचार कहेंगे। संचार एक प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं देने वाले और पाने वाले दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, सूचना देने वाला जो कि अपनी बातों को रख रहा है, साथ ही में सूचना पाने वाला जो उसकी बातों को ग्रहण करना है, दोनों की सक्रिय भागीदारी। अगर मैं यहाँ कुछ बातें बता रही हूँ और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बातें बोल रही हूँ, वो भी साथ साथ रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, इसके बारे में मुझे इतना पता है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी मेरी बातों को समझ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना सफल संचार बोलेंगे। ठीक है, तो ये आई होप संचार जो है आपको समझ में आ गया होगा। संचार से भी आपके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, संचार में आप चाहो तो ये वाली लाइन ऐड कर सकते हो, अगर बड़े में आ जाए आपसे 3 मार्क्स में पूछ ले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही एक लाइन का बताएं, तो नीचे का भी आप बता सकते हैं संचार में। बाकी सफल संचार की बात कर ले तो उसमें भी आप क्या है, संचार के थोड़े एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा और साथ ही में सफल संचार के बारे में बता दीजिएगा। अलग से आपको बौद्धिक संचार के बारे में भी आए तो आपको क्या करना है, संचार की लाइन लिख देनी है। ठीक है, आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि आपको संचार के बारे में पता है और आप बौद्धिक संचार के बारे में भी बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो देखेंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ संचार के तत्वों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जरूरी नहीं है सीधा यही क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ सकता है संचार के कितने तत्व होते हैं, संचार के तत्वों के बारे में जानकारी दीजिए। संचार का एक तत्व दे दिया जाएगा स्रोत, स्रोत के बारे में मुझे मतलब हमें समझाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। 3 दे देंगे, स्रोत, कुटीकृत या फिर एनकोडिंग संदेश या संदेश, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको क्या है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आपने हल्का फुल्का पढ़ा है, इसके बारे में जानते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या है ध्यान से ये जो बुक है आपको पढ़नी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं संचार के तत्वों का वर्णन कीजिए, यहाँ पूछा गया है संचार के तत्व हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ आप तत्व देख लीजिए कितने हैं हमारे, जो 6 तत्व है। ठीक है, 6 तत्व है हमारे, और लास्ट में जो एक है वो तत्व नहीं है, मतलब उसके बारे में बता रखा है, लेकिन वो तत्वों में गिनती उसकी हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि स्रोत संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। अब स्रोत क्या है, स्रोत सबूत, या फिर हम किसी तरीके से बोल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जरिया, उसको हम स्रोत बोलते हैं, है ना। स्रोत हो गया, माध्यम हो गया, एक तरीके से जानकारी हो गई एक तरीके से। तो संचार की पहली प्रक्रिया क्या है, स्रोत होती है, यहीं से क्या है प्रारंभ होता है संचार का। जो व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाता है वो स्रोत या संचारक कहलाता है। ठीक है, मैं एक माध्यम हूं आपको बताने का, तो मैं क्या हूं, एक स्रोत हूं या फिर संचारक हूं, मैं आपको बता रही हूं, समझा रही हूं। तो सबसे पहले क्या है, स्रोत या फिर जो संचारक होता है, ये सबसे पहले जरूरी होता है हमारे किसमें, संचार में। ठीक है, सेकंड कुटीकृत या फिर एनकोडिंग संदेश, इसमें हम देख लेते हैं इसकी भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं कोई बात रख रही हूँ आपके समक्ष और आपकी जो लैंग्वेज है वो मेरे से अलग है और मेरी भाषा जो है आपसे अलग है, तो क्या होगा, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुटीकृत या फिर एनकोडिंग संदेश भी बहुत आवश्यक है, जिसमें क्या है भाषा को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों क्या है एक ही भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट संदेश
सफल संचार के लिए एक संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। अब मैं कुछ संदेश आपको देना चाहती हूँ, घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बातें कर रही हूँ, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लोगे या फिर आपको समझ में आएगा? मैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको समझा रही हूँ, मैं घुमा फिरा के बताए जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ पुराने समय से हमारी प्रकृति इतनी सुंदर थी, ये थी वो थी, और आधा घंटा मैंने उसी में निकाल दिया, तो क्या है, मेन मुद्दे पर मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो क्या है, हमें संदेश जो है वो भी देखना पड़ता है कि संदेश ऐसा हो जो कि स्पष्ट हो, आसानी से समझ में आ जाए और सीधा हो, हम क्या करें, लोगों को आसानी से उसको समझा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ क्या है, माध्यम। माध्यम या चैनल, माध्यम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, ये मैंने बताया था। स्रोत क्या होता है, जहां पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर कोई हमें जानकारी देता है। यहाँ माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर ले जाना। ठीक है, क्या है, संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन, समाचार, रेडियो, पत्र, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। अब माध्यम की बात कर ले तो हम संचार किस तरीके से कर रहे हैं, टेलीफोन के जरिए, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, हम कई प्रकार से इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे संचार माध्यम में, संचार के माध्यम में आ जाएंगे। अब संचार के माध्यम की हम बात कर ले, हम रेडियो देखते हैं, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह देखते हैं, तो ये हमारे संचार के सबसे अच्छे माध्यमों में आते हैं। ठीक है, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, इनसे हम सीखते हैं, मनोरंजन की चीजें प्राप्त होती है, सूचनाएं मिलती है हमें, तो ये सारे क्या है, हमारे माध्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट डिकोडिंग है, इसमें क्या है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। डिकोडिंग क्या होता है कि हमें जो भी संदेश दिया जा रहा है, अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जो संदेश है उसके अर्थ को समझा जाता है या समझाना पड़ता है। ठीक है, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं, जिसमें हम क्या है, संदेश के जो अर्थ है उसको समझाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट फीडबैक है। अब फीडबैक की हम बात कर ले, ये सब तो आपने कॉमन वर्ड सुना होगा। फीडबैक क्या होता है, हम किसी भी चीज में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसको हम फीडबैक कहते हैं। तो क्या है, फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। ठीक है, अब सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है कि मुझे ये समझ में आ रहा है, हाँ ना जवाब दे रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अपना फीडबैक बोलेंगे। कि फीडबैक द्वारा हमें ये पता चलता है कि संदेश सही रूप में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा प्राप्तकर्ता के पास। जब वो कोई रिस्पॉन्स करेगा या बताएगा कि मुझे समझ में आ रहा है, उसी के बाद तो पता चलेगा कि सही मतलब मैंने जो संचार पहुंचाने का प्रयास किया वो सही से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसका मतलब यही है कि जो मैं संचार देना चाहती थी वो ठीक से उसके पास नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो नेक्स्ट था ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट आपको बता रखा है इसमें वो है शोर। शोर क्या है, एक तरीके से रुकावट है। ठीक है, हमारा जो संचार है उसमें रुकावट को हम कहते हैं, शोर कहते हैं। इसमें क्या है, हम देख लेते हैं, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे शोर क्या है, जो कि हमारी संचार हो रही है। अगर हमने एक जगह समूह में हम बैठे हुए हैं, वहां पे मैं किसी को बता रही हूँ या फिर कोई टेलीविजन में देख रहा है, रेडियो में सुन रहा है, और आसपास का माहौल कैसा है, सही से नहीं है। कोई व्यक्ति क्या है, आंतरिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, अपना ध्यान क्या है, रेडियो चालू कर रखा है उसने, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, रुकावट ही हो जाएगा कि उसने संचार का माध्यम चालू तो कर रखा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो वही बताया है कि जो भी रुकावटें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं। ये रुकावटें कैसी हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है। मतलब बाहर का भी कोई शोर हो सकता है और हमारे मन में कोई कमी जो हो या फिर हमारी मानसिकता ठीक ना हो, तो उसका भी क्या है, इस पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, मानसिक तकनीक हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तत्व में लिखना चाहो तो आप बता सकते हो शोर को, बाकी इसका हो सकता है अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शोर क्या है, हमारे संचार में आने वाली रुकावटों को हम क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं।
अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि संचार के कितने प्रकार हैं बताइए। इस क्वेश्चन को चेंज करके बहुत सारे तरीके से पूछ लिया जा सकता है। संचार के प्रकारों के बारे में बताइए, संचार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संचार के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, संचार भिन्न प्रकार के होते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है आपसे अलग अलग तरीके से पूछ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है संचार के बारे में। तो संचार कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं, क्या बता रखा है। फर्स्ट हमारा सांकेतिक संचार है, सेकंड हमारा मौखिक और अमौखिक संचार है, थर्ड अंतर्वैयक्तिक संचार है, अंतर्व्यक्ति हमारा फोर्थ है, और फिर समूह संचार है। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है वो है जनसंचार, ठीक है। जो सिक्स हमारा लास्ट है वो क्या है, जनसंचार है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो दे रखा है सांकेतिक संचार, इसमें क्या है जो बातें हैं वो संकेतों के द्वारा समझाई जाती है। सांकेतिक संचार में क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या है सही से सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या है संकेतों के अनुसार जैसे संकेत बताते हैं उससे ही क्या है संचार पहुंचाया जाता है दूसरे स्थान पर। उसको हम क्या बोलते हैं, अपना सांकेतिक संचार कहते हैं, ठीक है। जिसमें संकेतों को लेकर, संकेतों के द्वारा संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मौखिक और अमौखिक दे रखा है। तो जब मुख खोलकर बोलकर संचार करते हैं वह मौखिक संचार होता है। मौखिक में क्या है, जब हम अपनी बातों को क्या है मुंह खोलकर अपनी बातों को बोलकर लोगों के सामने रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मौखिक संचार बोलेंगे। और बिना मुख खोले बात समझाए तब वह अमौखिक संचार होगा, ठीक है। हम अपनी बातों को लिख के बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अमौखिक संचार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंतःव्यक्ति संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करे अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे वह अंतःव्यक्ति संचार होगा, ठीक है। अंतःव्यक्तिक संचार मतलब अंतः अपने अंदर ही व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं, साथ ही में कुछ उत्तर भी उसको आ रहे हैं अपने ही मन में, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना अंतःव्यक्ति। अपने शरीर के अंदर अंतः अपने मन में ही जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अंतःव्यक्ति संचार कहेंगे। आपको भूलना नहीं और कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आप क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है ये वर्ड सुन के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अंतःव्यक्तित्व मतलब अंतः अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे व्यक्ति के अंदर की बात चल रही है कि वो अपने ही मन में कुछ क्वेश्चन उठा रहा है और अपने ही मन में उसके आंसर कर ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्व्यक्ति है, अंतर्व्यक्तित्व संचार, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार कर रहे हैं वह अंतर्व्यक्तित्व संचार कहलाता है, ठीक है। अंतः और अंतर देखिए अलग अलग है दो वर्ड। यहाँ अंतः मतलब अंदर की बात हो रही है और यहाँ पे अंतर है, आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर व्यक्तित्व में क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उसको हम अंतर व्यक्तित्व संचार बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है समूह संचार, मतलब समूह में विचार विमर्श किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना समूह संचार बोलेंगे। जब एक समूह में आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे उसको हम समूह संचार कहते हैं, ठीक है। जब समूह में व्यक्ति बैठे हो, जैसे हम कक्षा की बात कर सकते हैं, वहां पे क्या है, टीचर है, बच्चे समूह में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ क्वेश्चन उठा हुआ है तो क्या है एक दूसरे से बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सामूहिक संचार बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट आपका दे रखा है जनसंचार, इसमें क्या है, जब हम समूह यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात कर रहे हैं, जब हम समूह में हैं या फिर किसी मशीन यंत्र बता रखा है, यांत्रिक तकनीक के बारे में बता रखा है, उसके माध्यम से जब हम बात कर रहे हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे संचार जहाँ पे सामने वाला व्यक्ति क्या है, समक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे किसी बात की जा रही है, रेडियो की बात की जा रही है, टीवी हो गया, अखबार हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। यहाँ व्यक्ति हमारे समक्ष तो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, किसी अन्य की बात क्या है, किसी माध्यम से सुन रहे हैं, तकनीकी माध्यम से सुन रहे हैं, ठीक है। हम अखबार की बात कर ले, ये भी हमारा जनसंचार का एक माध्यम है, ठीक है। रेडियो हो गया, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे, ठीक है, आते हैं उसी में। तो यही बताया गया है कि जनसंचार में क्या है, जब व्यक्ति के सामने कुछ तकनीक होते हैं, तकनीकी माध्यम होते हैं जिनके द्वारा वो संचारों को ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंचार कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संचार एवं जनसंचार के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ आपको जनसंचार और जो आपका संचार है उसके कार्यों का वर्णन करना है। फर्स्ट हम संचार के देख लेते हैं। तो क्या है? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बता रखा है कि प्राप्ति नियंत्रण, कुछ हमें मिला है उसका नियंत्रण हो गया, प्राप्ति नियंत्रण। सूचना हमें किस प्रकार से मिल रहा है वो हो गया। अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी के बारे में हो गया, व्यक्ति की खूबियों के बारे में हो गया। ठीक है, सामाजिक संपर्क, हम किस प्रकार से समाज में संपर्क बना सकते हैं। और समस्या का समाधान, कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है उसका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं। प्रतिक्रिया, अब कोई भी चीज है आपको पसंद आई है नहीं पसंद आई है तो क्या है आप उस पर प्रतिक्रिया देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। किसके द्वारा होता है ये सारी चीजें? संचार के प्रयोग के द्वारा होती है। ठीक है, अब यह नेक्स्ट आपका जनसंचार के कार्य है। तो क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्तियों के लिए मंच उपलब्ध करवाना। तो ये हमारे जनसंचार के कार्य हैं, जिससे हमें क्या है? सूचना प्राप्त हो रही है, शिक्षा प्राप्त हो रही है, बोलने की आजादी मिल रही है। ठीक है, मनोरंजन प्राप्त हो रहा है, हमें एजेंडा तय करना, कोई हमें मतलब एक मिशन है उसको तय करना है, हम किसके द्वारा कर सकते हैं? जनसंचार के माध्यम के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पत्रकारिता अखबार अस्तित्व में कब आया। यहाँ पे थोड़ा ना ये देख लीजिएगा, ये बीच में मिसप्रिंट हो गया है, बार बार मिल जाएगा आपको बॉक्स के एंड में, जो आपका पीडीएफ का पेज है उसके एंड में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि पत्रकारिता अखबार अस्तित्व में कब आया। अब यहाँ पे ना आपसे पत्रकारिता अखबार की बात की जा रही है कि वो अस्तित्व में कब आया है। हमारा जो पत्रकार है, पत्रकारिता है, अखबार वगैरह की बात कर ले या प्रिंटेड माध्यम की बात कर ले, वो कब अस्तित्व में आया है। ठीक है, वो पूछा गया आपसे। तो 400 साल पहले की अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई थी। 400 साल पहले ही क्या है? हमारी पत्रकारिता है, अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, परंतु भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट से हुई थी। मतलब यहाँ पे शुरुआत बता रखी है कि हमारे भारत में कब हुई है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा क्या है? बंगाल गजट से हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, भारत की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जा सकता है या हो सकता है आपसे एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको जो डेट है, टाइमिंग वगैरह है, डाटा है, वो सब क्या है आपको याद रखना है। कब हुई थी भारत में शुरुआत? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने ये समझ लिया है। अब नीचे की हम लाइन देख लेते हैं। जो कोलकाता से निकला था। ठीक है, जो हमारा पत्रकारिता है, जो 1780 में जिसकी शुरुआत हुई थी हमारी, ठीक है, कहां से निकला था? वो कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्दंड भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। अब क्या है? ये भारत हिंदी का जो है, सॉरी, हिंदी का पहला साप्ताहिक जो हमारा अखबार पत्रकारिता है उसकी बात की गई है। और यहाँ जो हमारी बात की गई थी कि भारत में कब हुई थी। ठीक है, आपसे दो तरीके से पूछ लिया जाएगा, एक भारत में और दूसरा हिंदी की कब हुई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की बात की जाए तो 1780 में, ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गजट से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से निकला था हमारा? ये कोलकाता से निकला था। वहीं अगर सिर्फ हिंदी की बात कर ले तो उद्दंड मानदंड नाम की थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1826 में हुई थी। इसकी भी शुरुआत कोलकाता से ही हुई थी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का अलग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे और सिर्फ हिंदी की पत्रकारिता का अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्या है? जिसके संपादक कौन थे? हमारे पंडित जुगल किशोरी शुक्ल ने किया था। अब हमारे हिंदी की जो है उसकी बात की जा रही है। इसका किसने निर्माण किया था? हमारे जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने किया था।
ठीक है। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकालकर इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, इन्होंने भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकालकर इस क्षेत्र में एक योगदान जो है वो दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि रेडियो टेलीविजन संचार के माध्यम का वर्णन कीजिए। अब आपका जो रेडियो टेलीविजन है उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब बाकी अगर वर्णन करने के लिए सिर्फ बोला गया है तो आपको पता नहीं है कि इसमें खूबियां पूछी है या फिर कमियां पूछी है। तो अगर आपको खूबियां याद ना हो तो आप एक दो कमियां भी इसमें बता सकते हैं, चलेगा। बाकी तो ज्यादा ध्यान क्या है, आपको खूबियों पे ही रखना है। और उसकी शुरुआत वगैरह हो गई, इसके बारे में बता सकते हैं। किस तरीके से लोकप्रिय हो गया, इसके बारे में बता सकते हैं। इसकी शुरुआत के बारे में, किस तरीके से फैला, इसके बारे में, ये सारी बातें क्या है, जानकारी आपको इसमें देनी होगी। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट रेडियो के बारे में बता रखा है कि रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। हम क्या है, रेडियो से सुनते हैं, तो ये क्या है, हमारा श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, लोगों को काफी पसंद भी आता है। 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतरण रेडियो है। ठीक है, अब रेडियो का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने क्या किया था, वायरलेस की खोज की थी। ठीक है, वायरलेस कुछ होगा जो कि तार से क्या है, जुड़ा हुआ नहीं होगा, और साथ ही में क्या है, उसे संचार का माध्यम भी हम आसानी से कर सकते होंगे। ठीक है, उसकी खोज की और उसी को रूप में थोड़ा परिवर्तित किया और उसको क्या बोल दिया, फिर रेडियो का नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया का डाक तार विभाग की ओर से संगीत का कार्यक्रम क्या है, हमारा प्रसारित हुआ। ठीक है, हमारा जो है सॉन्ग वगैरह है, संगीत कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो 1921 में मुंबई के जो टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग है, इनके द्वारा संगीत का जो कार्यक्रम है रेडियो पे लाया गया था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और आज के टाइम पे क्या है, 350 जो है, इससे भी ज्यादा रेडियो स्टेशन जो है उनका जाल क्या है, हमारे इस देश में बिछ चुका है। ठीक है, अब रेडियो आप देख सकते हैं इतना लोकप्रिय हो चुका है कि शुरुआत से लेकर अभी तक इतने सारे चैनल्स जो है, रेडियो स्टेशन है, वो बन चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें डेट जो है आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछ ले इस तरीके से, तो आप यहाँ पे जो रेडियो है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम टेलीविजन जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो टेलीविजन है उसको हम देख लेते हैं। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन का कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। ठीक है, इसका प्रसारण कब किया गया था और कहाँ किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन है, वहां पे क्या किया गया था, जो हमारा टेलीविजन है इसके कार्यक्रम को प्रसारित जो है वो किया गया था, चलाया गया था, फर्स्ट टाइम लागू किया गया था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा प्रारंभ की थी। सबसे पहले टेलीविजन सेवा कब प्रारंभ की गई, मतलब लोगों को घरों में कब आना चालू हो गया, लोगों ने खरीदना कब से चालू कर दिया, तो 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा को प्रारंभ कर दिया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, हमारी 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो इसका प्रथम उद्देश्य क्या था, लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य सामुदायिक शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देना था।
15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से विविध टीवी से सेवाएं प्रारंभ हुई। 11 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दे दिया गया। ठीक है, हमने देखा था इसको क्या है, स्टार्टिंग में आकाशवाणी का नाम मिला हुआ था टेलीविजन को, लेकिन फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, दूरदर्शन कर दिया गया। इस चैनल को आपने सुना भी होगा या फिर हो सकता है आपने कभी देखा भी हो। दूरदर्शन एक चैनल जो है हमारे स्टार्टिंग के टाइम में टीवी में, टेलीविजन में आया करता था। ठीक है, तो आई होप आपको टेलीविजन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको संचार के माध्यम से बताएं तो आप बोल सकते हैं आजकल लोगों को घर में क्या है, दोनों ही, आप रेडियो की बात कर ले, टेलीविजन की बात कर ले, काफी लोकप्रिय है, शिक्षा का अच्छा माध्यम है, मनोरंजन का अच्छा माध्यम है। ये सारी पॉइंट्स जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको संचार के माध्यम के बारे में जो भी पता है, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को काफी पसंद आते हैं, ये सारी बातें भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो ये है कि सिनेमा जो है कब अस्तित्व में आया, सिनेमा अस्तित्व में कब आया तथा भारतीय सिनेमा की कुछ जानकारी जो है हमें देनी है। तो सिनेमा का आविष्कार श्रे थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसने किया सिनेमा का आविष्कार, तो श्रे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। ठीक है, 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। आपको ये भी याद रखना है, एमसीक्यू के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1894 में फ्रांस की पहली फिल्म कौन सी बनी थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, ये बनी थी। भारत में पहली मूक फिल्म 1930 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। पहली मूक फिल्म मतलब बिना बोलने वाली फिल्म, जिसमें क्या है, डायलॉग्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ एक्टिंग थी। कब बनाई गई थी, 1913 में। किसके द्वारा, जो नाम है इसका, जो मूवी है राजा हरिश्चंद्र, और बनाई गई थी दादा साहब फाल्के के द्वारा। ठीक है, फिर 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। अब इसमें क्या है, जो हमारी आलम आरा थी, इसमें डायलॉग्स थे, एक्टिंग भी थी और साथ में डायलॉग्स भी थे। तो ये हमारी कौन है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। जो मूक मूवी थी वो कौन सी थी, हमारी राजा हरिश्चंद्र, और जिसमें डायलॉग्स थे उसका नाम क्या है, आलम आरा। ठीक है, इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएं और बोली में भी फिल्में बनती है। ठीक है, तो हम भारत की बात कर ले, यहाँ पे क्या है, भोजपुरी में अलग मूवी हो गई, साउथ इंडियन में अलग मूवी हो गई, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की मूवीज जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये आपको जो मेनली है सिनेमा के अस्तित्व में बताना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आ गया कि डायरी लेखन क्या है, इसको परिभाषित करना है। डायरी लेखन के बारे में बताना है, उसको मतलब क्या है, डायरी लेखन क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं बताइए, डायरी लेखन क्यों आवश्यक है, ऐसी ऐसी चीजें क्या है आपसे पूछ ले जा सकती है। उसमें क्या है, आपको डायरी के बारे में बताना है। आपको एक दो इंट्रोडक्शन की लाइन में क्या बताना है कि डायरी इस प्रकार से होती है, हम ये चीजें डायरी में करते हैं, और फिर एंड में जो मेन पॉइंट आपको पता होगा वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, आंसर बनाना भी है। तो क्या है, डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारी डायरी के बारे में हम क्या बताएंगे कि डायरी किस प्रकार से होती है। तो मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है। हम डायरी की बात करें तो मोटी सी होती है, उसका कवर क्या है, मोटा होता है। तो डायरी के बारे में आप इस तरीके से बता सकते हैं। फिर क्या है कि डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। अब किसी की निजी डायरी होती है ना, सॉरी, किसी की निजी डायरी होती है तो वही है कि व्यक्तिगत दस्तावेज है, मतलब किसी व्यक्ति की निजी डायरी होती है। हर कोई अपनी पर्सनल डायरी जो है लिखना पसंद करता है, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभव,
कुछ ऐसे अनुभव बोल सकती है जो कि स्पेशल हो, उसको हम लिखते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। अपने विचारों को, घटनाओं को, मुलाकातों का आदि जो है उसका विवरण लिखते हैं। डायरी में हम क्या लिखते हैं, मेनली हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी बातें हम लिखते हैं। तो यही इसमें बताना है कि हम डायरी में क्या करते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को लिखते हैं। ठीक है। डायरी लेख नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक समस्त प्रक्रियाओं का लेखा जोखा है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते उसे हम डायरी में लिखते हैं। ठीक है। तो मेनली यहाँ डायरी की बात की जा रही है, हम कब लिखते हैं डायरी को, तो किस तरीके से लिखते हैं। तो कोई भी ऐसी घटनाएं जो निजी रूप में घटित है, जो कि विशेष हो या फिर कुछ खराब घटना हो, तो क्या है जिसको हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अपने डायरी में आराम से लिख सकते हैं, और क्या है वो संरक्षक भी रहेगा। ठीक है। तो डायरी के बारे में आप इस तरीके से बता सकते हैं। आप इसको डायरी की विशेषताएं भी आपसे अगर पूछ ले उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, घुमा के भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है। तो डायरी के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डायरी की जब एक्सप्लेनेशन आए तो उसमें आपको कितना लिखना है। अब यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ है कि डायरी किस प्रकार से व्यक्तिगत कमियों को दूर करने में सहायता करती है। अब यहाँ पे आपको डायरी के बारे में बताना है कि डायरी क्या है। एक तरीके से हम डायरी में अपनी बातों को लिखते हैं। ठीक है। अपनी जितनी भी चीजें हो गई, कुछ कमियां हो गई उसके बारे में हम लिखते हैं, कुछ विशेषताएं हो गई उसके बारे में हम लिखते हैं, हम क्या चीज करना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो क्या है जब हम उस डायरी को दोबारा पढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमने गलती की है, कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है। तो उससे क्या होता है वो अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि डायरी किस प्रकार से व्यक्तिगत कमियों को दूर करता है, किसी व्यक्ति की जो कमी है उसको किस प्रकार से जो डायरी है दूर करने का कार्य करती है। तो क्या है, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। इसमें हमें अपने गुणों, अवगुणों, ज्ञान, अवगुण हो गए उसका ज्ञान होता है, हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है। जब हम डायरी लिख रहे हैं तो हम खुद की भी पहचान करना शुरू कर देते हैं। हमें पता है हम कहाँ पे किस पॉइंट पे अच्छे हैं, किस पॉइंट पे गलत है। ये सारी जानकारी क्या है हमें धीरे धीरे मिलना चालू हो जाती है, जिससे क्या है हमारे अंदर जितने भी अवगुण है, जितने गुण है, हम उनको पहचानना चालू कर देते हैं और अपने अवगुणों को क्या है ठीक करने का प्रयास भी करने लग जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरी क्या है व्यक्तिगत कमियों को दूर कर देती है। ठीक है। इस तरीके से आपको लास्ट लाइन में बना देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। डायरी हमारा किससे साक्षात्कार करवाती है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है। डायरी हमारा किससे साक्षात्कार करवाती है। तो डायरी लेखन हमें अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करती है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग, हम क्या करते हैं डायरी लेखन से खुद को समझना चालू कर देते हैं। ठीक है। खुद के बारे में जानना चालू कर देते हैं। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में इसमें बता रखा था कि क्या है हम अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को जानना शुरू कर देते हैं, कहाँ कहाँ हम गलत है, कहाँ सही है, किस चीज में सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ बहुत अच्छे हैं। ये सारी जानकारी क्या है हमें पता चलने लग जाती है। तो डायरी किससे साक्षात करवा देती है, हमारे स्वयं से साक्षात्कार करवा देती है। ठीक है। और फिर क्या है, इससे हम डायरी जब लिख रहे हैं तो हम काफी लंबे टाइम से डायरी लिखते हुए आ रहे हैं, तो क्या है हम अपने अतीत के बारे में, कुछ अच्छे पल हो गए, कुछ बुरे पल हो गए, उसको भी क्या है जानते हैं, उसके बारे में भी समझते हैं, और अतीत में हमने कौन सी गलती की है, वर्तमान में हमने कितने चेंजेस किए हैं, ये सारी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है डायरी से। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है कि डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब हम डायरी लिख रहे हैं उस टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य होती है उसके बारे में बताना है। तो क्या है, डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। ठीक है। हम डायरी को किसी नोटबुक में लिख सकते हैं या किसी अन्य डायरी में लिख सकते हैं। फर्स्ट,
फिर डायरी लिखने का सबसे अच्छा समय दिन के अंत में सारे कार्य को करने के बाद रात का होता है। उस समय हम अपने पूरे दिन की गतिविधि कर चुके होते हैं। ठीक है, अब डायरी लिखने का सबसे सही टाइम तो वही है रात का, जब हमने क्या किया, पूरे दिन की दिनचर्या कर ली है और रात में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हाँ मैंने आज इतना कार्य किया है, ये किया है, इतने टाइम में किया है, इस कार्य को इतना महत्व दिया है। तो ये सारी जानकारी क्या है, हम आसानी से डायरी में उस टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें कोई अन्य काम नहीं होता है। तो सबसे अच्छा टाइम हमारा कौन सा होता है डायरी लिखने का, रात का समय होता है। ये सारी बातें याद रखनी है। दिनांक हो गया, डेट हो गया, ये जरूरी होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर आपने डेट नहीं लिखा है तो आप फिर कंफ्यूज होते रहेंगे किस डेट में है, किस समय मैंने ये लिखा था, तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और एंड में मेरी प्रिय डायरी ऐसा कुछ लिखना भी क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रश्न आपका दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ है कि कुछ प्रसिद्ध डायरी लेखक है, उनके बारे में बताना है। तो कुछ प्रसिद्ध डायरी लेखक की बात कर ले तो यहाँ फर्स्ट है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। कौन है इसकी राइटर, हमारी कौन सी है, एनी फ्रैंक। यहाँ पे से आना चाहिए इसको, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। ठीक है, कौन है इसकी राइटर, जो है हमारी एनी फ्रैंक है। इनका जन्म कब हुआ है, 12 जून 1929 में हुआ है। इनके बारे में क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी आ सकती है, तो आप जन्म जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, ये किस धर्म से बिलोंग करती थी, तो ये यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी। ठीक है, इन्होंने ये कब लिखा था जो डायरी है, जब इनके माता पिता ने क्या किया था, शायद वो एक जगह है अपने देश में, किसी के आक्रमण से बचने के लिए वो 2 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो उस टाइम इन्होंने क्या है, अपनी डायरी लिखी थी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट इसी में है, अन्य जो नाम है वो हम देख लेते हैं। तो एक साहित्यकार की डायरी किसने लिखी है, ये हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट पैरों में पंख बांधकर, ये किसने लिखी है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। रूस में 25 मास, ये किसने लिखी है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। फिर सुदूर दक्षिण पूर्व, ये किसने लिखी है, सेठ गोविंद दास जी। हरी घाटी तो डॉक्टर रघुवंश। ठीक है, तो आपको ये क्या है, याद रखना है, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ आपका आ गया कि स्ववृत लेख में आप जो स्ववृत से आपका क्या अभिप्राय है। स्ववृत जो लेख है हमारा, उससे हमारा क्या अभिप्राय है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। स्ववृत से अभिप्राय अपने विचार विवरण से है। ठीक है, अपने विवरण से, अपनी बातों हो गई, विचार हो गए, अपने बारे में विवरण से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ववृत कहते हैं। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा जो स्ववृत लेख है, ये किसी जॉब वगैरह की एप्लीकेशन के लिए हो गए, उन सब के लिए होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है ऑलरेडी तैयार होता है, उसमें क्या है, हमें अपनी स्वयं की जो इंफॉर्मेशन होती है वो देनी होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ववृत कहते हैं। नौकरी के संदर्भ में स्ववृत की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। अब क्या है, नौकरी के संदर्भ में स्ववृत की तुलना किससे की जाती है, हमारे उम्मीदवार के दूत के रूप में की जाती है। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपने स्ववृत अपना बायोडाटा है दिया है, उसी प्रकार से क्या है, आपकी पोस्ट बनेगी। तो वही क्या है, एक दूत के रूप में कार्य करता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें भरी है, किसी ने वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी है, आपने भर दी, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके पास दोबारा जाएगी, तो उसने क्या किया है, एक दूत का कार्य जो है वो किया है। अभिप्राय यह है कि स्ववृत का स्वरूप उसे प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने स्ववृत लिखा है, अपने बारे में लिखा है, उतने ही प्रकार से क्या है, वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो मेनली इसमें स्ववृत में क्या था कि नौकरी वगैरह हो गया, उसके विज्ञापन से हम क्या करते हैं, अपनी जानकारी, अपनी बायोडाटा जो उसमें देते हैं, डिटेल देते हैं, उसी को हम स्ववृत लेख कहते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसमें थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, जैसे कि ये स्ववृत लेखन के समय, स्ववृत यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, स्ववृत लेखन के समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या एक अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, उम्मीदवार के चयन, यहाँ पे हमारा चयन होगा। ठीक है, ये भी गलत दे रखा है थोड़ा।
चयन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको मैं आपको बताते चलूंगी साथ ही साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे मेनली क्या पूछा गया है कि स्वयंवृत लेखन के समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा स्वयंवृत उम्मीदवार के चयन को कैसे प्रभावित है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें मेनली स्वयंवृत के बारे में हमें उसको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो बताना है मेनली, और साथ ही में क्या है वो किस तरीके से किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है उसके चयन को। ठीक है, वो हम समझेंगे। तो जैसे यहाँ बता रखा है, एक अच्छा स्वयंवृत नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने स्वयंवृत अगर अच्छा लिखा है तो जो नियुक्ति करता है मतलब जो कि हमें किसी पोजीशन पर रखेगा उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालेगा अगर हमारा स्वयंवृत बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। मेनली स्वयंवृत में हम बायोडाटा वगैरह हो गया उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, खुद के बारे में जानकारी हो गई, वो सारी चीजें हम उसमें लिखते हैं। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्वयंवृत निर्माण की कला निपुण होनी भी आवश्यक है। ठीक है, तो हमने जो योग्यताएं हमारे अंदर उसके साथ साथ क्या है, हम एक अच्छा स्वयंवृत लेखन है वो भी कर सके, वो भी क्या है एक योग्यता हमारे लिए आवश्यक होती है। फिर स्वयंवृत लेखन किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। अब स्वयंवृत में हम क्या करते हैं, जो विशेष जो प्रयोजन है उसको हम ध्यान में रखते हैं और उसके ही सिलसिलेवार ढंग से एक हम क्रम वाइज क्या है उसको बनाते हैं। ठीक है, स्वयंवृत लेखन में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष क्या है, व्यक्ति जिसको हमने केंद्र में रख रखा है, और दूसरा क्या है तो हमारा नियोजन। अब ये क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे एक व्यक्ति है उसके अंदर कोई गुण है, कौशल है, योग्यताएं है, वो सब हमें पता है। ठीक है, लेकिन अब उसको हम किस ढंग से लिख रहे हैं, किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, नियोजन। तो हमारे लिए व्यक्ति के गुण कौशल भी आवश्यक है, साथ ही में नियोजन भी जरूरी है। ठीक है, स्वयंवृत में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे का अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। ठीक है, अब स्वयंवृत में क्या है, हमें मतलब सच्चाई रखनी चाहिए। कोई भी हम जानकारी दे रहे हैं तो सच, जैसे मेरे अंदर कोई गुण है तो क्या है मुझे सब कुछ बताना चाहिए। मैंने पहले ही डिंगे हाँक दी कि मेरे को ये आता है, एंड में जब मुझे उस सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई काम मिल गया करने के लिए, तो क्या है फिर सब खत्म। मुझे आता नहीं उस फील्ड में, मैंने लेकिन अपने स्वयंवृत लेखन में लिखा था कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, लेकिन मुझे नहीं आता है, तो क्या होगा, इससे मेरा क्या है इंसल्ट भी होगी और साथ ही में क्या है जो इंप्रेशन है वो भी खराब हो जाएगा लोगों के सामने, और हो सकता है कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाए। ठीक है, अपने व्यक्ति ज्ञान अनुभव के सबल पहलुओं को जोर देना चाहिए। इसमें क्या है, हमारे जो भी अनुभव वगैरह है उसको हमें मेनली जो है इसमें रखना चाहिए। अब एंड में क्या है कि स्वयंवृत का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्या है, स्वयंवृत का जो आकार है ज्यादा संक्षिप्त में भी मतलब जानकारी अच्छी होनी चाहिए, डिटेलिंग में होनी चाहिए, लेकिन क्या है ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें स्वयंवृत में ध्यान देने योग्य है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इस तरीके से क्या है आपको स्वयंवृत लेख का जो फॉर्मेट है वो आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे नाम हो गया, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता। ऊपर की 4 लाइनें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। बीच में क्या है आपकी शैक्षिक योग्यता है, आपने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्रदान की है, कितने अंक प्रदान हुए हैं, किस वर्ष में की है, ये भी क्या है 3-4 लाइन में आपको लिख देनी है। एंड में क्या है अन्य योग्यताएं, आप इसके अलावा क्या कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान दे रखा है, आपके अंदर ड्राइंग जो है उसका हुनर है, आर्ट एंड क्राफ्ट का हुनर है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और जो जानकारी मतलब हुनर वगैरह आपके अंदर हो, आप वो योग्यता इसमें लिख सकते हैं। कार्य अनुभव, आपने कहाँ से कार्य किया है, अगर कर रखा है वो सारे अनुभव क्या है आपको इसमें बताने होंगे। अगर आपने किया है तो ठीक है, आपको नहीं आता तो आप ये वाला जो कॉलम है उसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको बताना हो तो आप ये भी बता सकते हैं। उपलब्ध दिया कि मतलब कौन कौन सी उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है, कहाँ कहाँ पे मतलब विशेष स्थान है जहाँ पे आपने क्या किया है, अपने आप को जो है रखा है। ठीक है, कौन सी अभिरुचियां है आपकी, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा का ज्ञान, 2 व्यक्ति जो हो गए उन सबको क्या है हमें अपने सपोर्ट, 2 व्यक्ति क्या होते हैं हमारी जानकारी के लिए कि ये क्या है हमारे पक्ष में गवाही देंगे कि जो मैंने ये बातें लिखी है वो सही है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी ठीक है। और अब भाषा का ज्ञान, अब क्या है हिंदी के अलावा आपको कितनी अन्य भाषाएं आती है वो भी इसमें आपको बताना होगा। एंड में आपको डेट जो है वो भी जरूरी है और जो हस्ताक्षर है ये भी जरूरी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो ये आपका फॉर्मेट है आपका स्वयंवृत लेख का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बातों का
ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन की बात आ चुकी है, तो प्रतिवेदन का पहले यहाँ पे शब्द विच्छेद आपको बता रखा है कि प्रतिवेदन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रति है उपसर्ग और विद धातु के योग से ये बना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हमारा सम्यक अर्थात संपूर्ण जानकारी। हमारा प्रतिवेदन का मतलब है संपूर्ण जानकारी, जितनी भी डिटेलिंग है इसमें होगी। ठीक है, प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रतिवेदन लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ बता रखा है रूपरेखा पहले बनानी चाहिए। रूपरेखा मतलब किस स्टाइल में मुझे वो लिखना है, किस फॉर्म में मुझे वो लिखना है, वो हम पहले से ही उसको क्या करेंगे, तैयार करके रखेंगे। फिर तथ्यों का संकलन करेंगे। ठीक है, जो भी उसमें टॉपिक्स है उसका हम संकलन करेंगे, उसको हम एकत्रित करेंगे। ठीक है, फिर विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन करेंगे, शांति से उसको क्या है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। विचारों की प्रामाणिकता रहेगी, विचार जो है उसको प्रमाण के सहित क्या है, हम विचारों को समक्ष रखेंगे। ठीक है, विषय केंद्रित अध्ययन, जो भी विषय है उसको केंद्रित अध्ययन मतलब अच्छी तरीके से उसको हम समझेंगे, डिटेलिंग में जो भी केंद्र में रख रहे हैं मतलब मुख्य बिंदु होती है उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सही निर्णय भी इसमें सही लेना होगा, सही जानकारी हमें देनी होगी, और अनावश्यक विस्तार से बचे। कोई गलत खबर है, कोई गलत चीज हमें पता चल रही है उससे, तो हमें क्या है, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, हमें प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। ये प्रतिवेदन को आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो फॉर्मेट है वो अच्छे तरीके से पता रहे। अब इसमें क्या है, किस तरीके का प्रतिवेदन दे रखा है कि विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य एक समिति का गठन किया है। जांच एवं अध्ययन के पश्चात समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपको क्या लिख देना है, जो विषय है वो लिखेंगे, कुछ नाम वगैरह है उनको नाम में लिख देंगे, और एंड में क्या है, जानकारी जो है वो हम दे देंगे, डिटेलिंग वगैरह, और जो भी डिटेल है उसको हम मेनली इसमें रखेंगे, और एंड में क्या है, यहाँ डेट लिख देंगे। जितने सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे स्थान जो है वो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो फॉर्मेट है आपका रहेगा। बाकी बीच का आपको टॉपिक पता है, चेंज होगा, जरूरी नहीं है सेम आ जाए, तो आपको क्या है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से ताकि आपको फॉर्मेट याद रहे। अगर कोई अन्य टॉपिक आपको दिया जाए तो उसमें आप ये करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपका परिपत्र दे रखा है, तो हम परिपत्र देख लेते हैं। ये क्या है, सरकारी या निजी संस्थान में जो निर्णय क्या है लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है जो निजी संस्थान होते हैं, प्राइवेट संस्थान होते हैं, वो क्या है, कुछ नियम और शर्तें लागू करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अधीनस्थ कार्यालयों को जो पत्र लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परिपत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के निर्देश होते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया उसको कार्यान्वित मतलब कार्य में लाने के निर्देश जो है वो होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना परिपत्र कहते हैं। तो आई होप आपको परिपत्र समझ में आ गया होगा। ये परिपत्र का फॉर्मेट है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको जो फॉर्मेट है वो याद रहे। इसमें मेनली क्या है, आपको नाम लिख देना है, जहां पे मतलब वहां पे नाम हो सकता है आपको मेंशन ऑलरेडी हो आपके क्वेश्चन में इस तरीके से। फिर महानिदेशालय जहाँ पे जिसके आप लिखना चाहते हैं वो हो गया। यहाँ पे डेट, पत्रांकन, जो पत्रांकन डेट है वो लिखनी है आपको, और एंड में यहाँ साइड में क्या है, अपनी वाली जो डेट है वो लिखनी है। फिर यहाँ फॉर्मेट लिख देना है, उसमें क्या है, फर्स्ट आपको विषय जो है उस पर फोकस करना है, विषय के बारे में लिख दीजिए, और फिर विषय के बारे में ही आपको पूरी जानकारी जो है वो देनी है, और एंड में अपना जो नाम है वो लिख देना है। अगर वहां नाम ऑलरेडी दे रखा है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, वरना क ख ग लिख सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका देख लेते हैं हम, तो ये है हमारा प्रेस विज्ञप्ति। अब हम प्रेस विज्ञप्ति को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसको हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी है, कोई बैठक है वो चल रही है और क्या है, सामान्य जो जन है उसको नहीं सुन सकते हैं, तो क्या होगा, जब वो निर्णय ले लेंगे उस बैठक के द्वारा, तो प्रेस के द्वारा जब वो बातें अन्य लोगों को पता चलेगी तो उसको हम बोलेंगे प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से।
जैसे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी बात की गई है कि वहां की मजदूर जो है, कर्मचारी है, उसके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। और उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि हमने इस तरीके से बात की है, इतनी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएगी, हमने बताया है, ये सारी कार्य मतलब बैठक में बात हुई है कि यहाँ पे कर्मचारियों की जो वेतन है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें क्या है इसमें मेनली जो है हमें लिखनी है। अब टॉपिक आपको पता है अलग आ जाएगा, तो विषय है उसको आपको ध्यान में रखते हुए जो डिटेलिंग है वो करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कार्य सूची को परिभाषित कीजिए। यहाँ आपको कार्य सूची को बताना है कि कार्य सूची क्या होता है। तो कार्य सूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि उन विषयों पर चर्चा की जाए जो कि विचारणीय है। कार्य सूची इसलिए आवश्यक है कि हम उन सब विषयों पर बातचीत करें जो कि क्या है, बहुत विचारणीय है, जिससे बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे समय की तो बचत होगी, साथ ही में विषय से भटकने की स्थिति भी नहीं आएगी। अब इसमें क्या है, कार्य सूची में मैंने ही पहले से ही क्या है, ये कार्य जो है वो बना के रख लिया है। ठीक है, यहाँ मैंने कार्य बना के रख लिया पहले से ही, तो मुझे पता है कि हमें इन कार्यों पे बात करनी है। हम क्या करेंगे, जब इन कार्यों की हमें जानकारी होगी तो हम इससे विषय से भटकेंगे नहीं। हमें पता है अगर हमारा ये जो कार्य सूची है इसका कार्य पूरा हो चुका है तो हमें अन्य की बात करनी है। ठीक है, तो इससे समय की बचत होगी क्योंकि हमें पहले से ही पता है किन किन विषयों पे बात करनी है। और साथ ही में जब हम किसी और जगह स्थान पर भटकने की मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, किसी और बात को हम लाने का प्रयास करेंगे तो हम वहां पे नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ इन विषयों के बारे में ही बात यहाँ पर करनी है। उसी को हम क्या बोलेंगे, अपनी कार्यसूची कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कार्यवृत्त को परिभाषित कीजिए। कार्यवृत्त आपको बताना है। तो कार्यवृत्त क्या है, हमारा कार्यसूची में दिए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय कार्यवृत्त कहलाता है। तो इस कार्यवृत्त क्या है, जब हमने कार्य सूची तैयार कर ली है, हम संसद की बात कर ले, एक सभा की बात कर लेते हैं, वहां क्या है, हमारा कौन होता है, एक सचिव होता है। ठीक है, जो क्या उसने क्या कर रखा है, पहले से जो कार्य सूची है वो अन्य जो संसद के लोग हैं उनको बांट के रखा है। अब उनको पता है कि हमें इन मुद्दों पे क्या है बात करनी है, चर्चा करनी है, तो वो लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, अपने पक्षों को उनके सामने रखेंगे और एंड में जो हम निर्णय लेंगे, जब उन्होंने तर्क वितर्क कर लिया है, एंड में जो निर्णय लिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्यान्वित कहेंगे। ठीक है, कार्य सूची से विस्तृत किया गया है, जब उन्होंने उस पर विचार विमर्श कर लिया है, एंड में जो निर्णय निकला है उसको हम कार्यवृत्त बोलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या है, पूछा गया है कि कार्य सूची को तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कार्य सूची को तैयार करना है। तो क्वेश्चन आपको पता है अलग आएगा। यहाँ मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ किस तरीके से करना होगा। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ पे विषय लिख देना है। ठीक है, ये नोटिस टाइप का ही है, विषय लिख दीजिए, टाइम वगैरह लिख दीजिए, कहाँ पे होगा, ये सारी बातें जानकारी आपको लिख देनी है। और एंड में क्या है, कार्य सूची मेन जो है हमारा इसमें बताना है कि हम कौन कौन से विषय को क्या है महत्वपूर्ण तरीके से रखेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे बता रखा है, हम सदस्यों का स्वागत करेंगे, सह संपादक विद्यार्थियों का चयन करने में विचार विमर्श करेंगे। ये सारी बातें जो मेन बातें होंगी जिन पे ध्यान देना होगा वो आपको एंड में लिख देना होगा। और एंड में क्या है, आपको जो लाइन है वो याद रखनी है, वो ये जो 4 लाइन है आपको ये याद रखनी है कि आपका धन्यवाद ज्ञापन हो गया, हस्ताक्षर और जगह, और साथ में संपादक, अलंकृत पत्रकार, और यहाँ पे विद्यालय का नाम अगर वहां मेंशन कर रखा है तो आपको लिखना होगा। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जैसे कि आपका नोटिस हो गया उसी के जैसा है। नेक्स्ट यहाँ है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कार्यान्वित जो है आपका वो बताना है। कार्यवृत्त का फॉर्मेट भी बिल्कुल आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बता रखा है, संगम विहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए प्रबंधक दल समिति की बैठक हुई है, इसका कार्यान्वित हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें विषय बता देना है। ठीक है, जैसे यहाँ लाइन बता रखी है कि दिनांक, डेट अगर वहां दे रखी तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी रख सकते हैं। विषय आपने बता दिया, यहाँ बता दीजिए कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को बैठक संपन्न हुई थी। आपको जो भी जानकारी देनी है आपको उसके बारे में वो बताना है। वो सारी जानकारी आपको दे देनी है, जिस टॉपिक को आपको दे रखा है उसके बारे में जानकारी दे देनी है। नाम जो है आपको ये लिख देने हैं। एंड में क्या है, ये जो है आपको कि हमने ये सारी लोगों ने बैठ के जो बातचीत की है तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला है वो आपको लिख देना है। और
यहाँ पे क्या बता रखा है कि पिछली बैठक के कारण कार्यवृत्त की प्रस्तुति और निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गई। मतलब क्या है कि हमने पूरी तरीके से नियमों का पालन किया है इस बैठक में। ये सारी जानकारी क्या है आपको इसमें दे देनी है कि हमने जो ये बैठक की है इसमें हमने सारे जो भी हमारे नियम है उसका हमने अच्छे तरीके से पालन है वो सब किया। ये सारी जानकारी आपको एंड के लाइनों में लिख देनी है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पता है चेंज होकर आते रहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको क्या है टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना है और खुद ही क्या है उन क्वेश्चन को भी समझना होगा। आपको अगर सीधे क्वेश्चन मिल गया तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए तो क्या है आपको थोड़ा अपना जो माइंड है वो यूज करना होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।